Welcome, my dear students. In today's session, we are going to discuss the topic of percentage and the related questions. So, percentage is basically comparison, a ratio. Percent means per 100. For example, if Rahul got 32 marks out of 50 and you want to convert this into percentage. So percentage के लिए we have to convert this into per 100. For that, since 32 marks he has got out of 50, we will multiply this value by 100. So this becomes 64%. So the marks received by Rahul is 64% of the total of the maximum marks. Okay. For the comparison of the ratios, this is very important that we need to understand the conversion of percentage and fraction. So if we have been given a value equal to 1, 1 is always equal to 100%. Or any multiple of 1, if 2 is given, 2 is 200%. Or n is n into 100%. 1 by 2 is 50%. फटाफट से कुछ फ्रैक्शंस देखेंगे और फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं. 1 by 2 is 50%. 1 by 3 is 33 and 1 by 3%. क्या कर रहे हैं हम? सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उससे हमें वैल्यूज मिल जा रही है. 1 by 3 into 100 यानी 100 by 3 is equal to 33 and 1 by 3%. 2 by 3 is 66 and 2 by 3%. 1 by 4 is 25% and 3 by 4 is 75%. 1 by 5 is 20% and so on. 1 by 6 is 16.67%. And 5 by 6 is what? 1 minus 5 by 6. 1 minus 1 by 6. 1 minus 1 by 6. Yani 1 minus 100% minus 16.67%. So this is 83.33%. Then similarly, 1 by 7 will be 14.28%. 1 by 8 is 12.5%. और 7 by 8 होगा तो 7 by 8 is 100% minus 12.5%, so that is 87.5%. 1 by 9 is 11.11%. 1 by 10 is 10%. And 1 by 11 is 9.09%. Last value लेते हैं. 1 by 12 is 8.33%. Clear है? So you can compare these values. For example, check करो कि 5 by 6 कितना है? 5 by 6 is 83.33% और 5 by 6 is nothing but 10 by 12. Isn't it so? 5 by 6 is 10 by 12. Multiply by 2 कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. 10 by 12 is 83.33% और यही देखो 1 by 12 is 8.33%. क्लियर है? सो कनेक्शंस कर लोगे तो इजी रहेगा याद करना. अगर याद करने में प्रॉब्लम होता है जिसको भी, बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझोगे रेशियोज को, तो बेटर कंफर्टेबल फील करोगे. और साथ में फिर कभी कॉम्बिनेशंस भी होंगे तो उनको भी करना आसान होगा. फॉर एग्जांपल के वी बीन गिवन 46.67%. ठीक है. अच्छा, एक छोटा सा और 1 by 15 को भी कर लेते हैं. 1 by 15 इज 6.67%. ठीक है. सो 46.67% अगर हमें गिवन है, सो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू, वी कैन से दैट दिस इज 40% प्लस 6.67%. और 40% होता है 2 by 5. 20% 1 by 5 है, 40% 2 by 5 हो गया. और 6.67% इज 1 by 15. सो दिस बिकम्स 6 by 15 प्लस 1 by 15 विच इज इक्वल टू 7 by 15. कई बार मल्टीप्लीकेशंस भी बहुत आसान हो जाते हैं इस तरह से. ओके. फॉर एग्जाम्पल वी बीन गिवन नंबर 80 इंटू 67. अब 80 तो वैसे आसान है. लेट अस से 84 इंटू 67 गिवन है. ठीक है. सो वी नो 67 इज 66.67 प्लस 0.33%. और 66.67 कितना है? दैट इज 2 by 3. दैट इज 2 by 3. 2 by 3 है तो 84 इंटू 66.67 कितना हो जाएगा? 84 का 2 by 3 कितना होगा? 84 इंटू 2 by 3 इज 84 by 3 इज 28 इंटू 2 56. So 84 का 6 इंटू 66.67 विल बी 5600. और फिर 84 का 0.33%, 1/3, दैट विल बी 28 होगा. इज दैट इट? सो
ठीक है, सो ऐड कर दोगे 28 तो आंसर आ जाएगा 5628, दिस विल बी 84 इंटू 67, ठीक है। सो एज सच हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, बट हमने परसेंटेज का यूज करके मल्टीप्लीकेशन को सीख लिया। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन डू सम मल्टीप्लिकेशंस एज वेल यूजिंग द परसेंटेज एंड फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी ए है, and let us say its initial value is 100 and then the value is increased by 20%. 20% से वैल्यू को इंक्रीज किया तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम 100 में चेंज कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम 120. नाउ यू वांट टू डिक्रीज इट टू ब्रिंग इट टू द सेम वैल्यू, 100 पे ही लाना है, डिक्रीज तो करेंगे 20 का, बट परसेंटेज हमेशा जो होता है, परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, इनटू 100. दिस बेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम 100 से 120 पे गए तो बेस वैल्यू हमारा क्या था? जब हमने 100 से 120 पे गए 20% का इंक्रीज किया, दिस 20% इंक्रीज वाज ऑन द बेस वैल्यू ऑफ 100. बट इस बार जब 20 का डिक्रीज करेंगे तो ये 20 का डिक्रीज हो रहा है 120 की बेस वैल्यू पे, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा. इस बार 20% का डिक्रीज नहीं करेंगे. डिक्रीज कितने परसेंट का होगा? दैट विल बी 20 अपॉन 120 इंटू 100, विच इज 16.67% का डिक्रीज होगा. इज दैट क्लियर? तो जब भी हम इंक्रीज करके डिक्रीज करने वाले होंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि डिक्रीज के केस में परसेंटेज विल बी डिफरेंट, या पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया तब भी, बिकॉज बेस वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिकॉज बेस वैल्यू चेंज हो जाएगा. और हम इन चीज़ों को भी कोशिश करेंगे कि इंस्टेड ऑफ परसेंटेज में या वैल्यूज लिखने के रेशियोज में लिखने की कोशिश करें. तो फॉर एग्जाम्पल 20% का इंक्रीज हो रहा है, 20% इज वॉट? दिस इज 1/5, यानी कि 5 में 1 का चेंज हो रहा है, तो 5 इज बिकमिंग 6 ड्यू टू चेंज ऑफ 1 यूनिट. अब 6 से जब 5 पे आएंगे तो 1 यूनिट का फिर चेंज होगा, बट ये 1 यूनिट का चेंज हो रहा है हमारा 6 पे, तो परसेंटेज चेंज होगा 1/6, प्लस नहीं हो रहा है, डिक्रीज होगा. ठीक है, सो -1/6 हो जाएगा, 16.67%. क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से वी आर इंक्रीजिंग क्वांटिटी, ठीक है, फ्रॉम इंक्रीज कर रहे हैं हम, वी आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी बाई 25%, देन वी आर फर्दर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी by 20%, and we need to find out the ratio of initial quantity if that is equal to A और final is equal to B. तो A is to B क्या होगा? So we know कि पहले we are increasing by 25% which is equal to 1/4. 25% is equal to 1/4. 1/4 होगा, ठीक है. So 1/4 से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 4 में 1 का चेंज करेंगे, तो A अगर इक्वल टू 4 है, so the new quantity will be 5 units. Isn't it so? Then we are changing by 20% which is 1/5, यानी कि 5 में 1 का चेंज कर रहे हैं, so this quantity is 5, so new quantity will be equal to 6. तो यानी कि A 4 से हम 6 पे चले गए, रेशियो इज 4:6, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2:3 रेशियो हो जाएगा. क्लियर है? यही काम हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी कर सकते हैं, कि अगर A% का चेंज आ रहा है, X% का पहले चेंज आ रहा है, देन Y% का चेंज आ रहा है, तो सक्सेसिव चेंज में क्या होगा? X% एंड Y% इफेक्टिवली चेंज हो जाएगा, X प्लस Y प्लस X इंटू Y अपॉन 100 इन परसेंटेज. सो पहले आ रहा है 20%, 25% का, 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 बाई 100 विच विल बिकम 50%. 50%. क्लियर है? और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. जब भी सक्सेसिव चेंज होगा, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट कि पहले चेंज 25% का कर रहे हो बाद में 20% का, या पहले 20% का बाद में 25% का. इफेक्टिवली चेंज हमारा 50% का ही होगा. ऑर्डर इज नेवर इंपॉर्टेंट, बट साइन इंपॉर्टेंट है. अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंट हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंट हो जाएगा. साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now let us say there are two quantities which are multiplying, A into B से C बन रहा है हमारा, and we are increasing A जबकि C constant रख रहे हैं हम. For example, it could be a expenditure of a family, कि total expenditure जो total खर्चा है वो सेम है हमारा, ठीक है, बट प्राइस इंक्रीज कर गया किसी क्वांटिटी का. अगर किसी का प्राइस इंक्रीज किया है किसी पर्टिकुलर आइटम का, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजम्पशन डिक्रीज करेगा. अगर प्राइस इंक्रीज किया है तो कंजम्पशन विल डिक्रीज, अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, अगर ओवरऑल कांस्टेंट रह रहा है तो. ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल कि A हमारा प्राइस है एंड B इज कंजम्पशन एंड C इज एक्सपेंडिचर. So if price has increased by 12.5%, which is equal to 1/8,
यानी कि प्राइस हमारा ए की क्वांटिटी क्या हो गई है, 1/8 से इंक्रीज की है, यानी कि 8 से 9 हो गया है, 8 यूनिट से 9 यूनिट हो गया है प्राइस। तो कंजम्पशन के साथ क्या होगा, बी के साथ क्या होगा, बी हमारा 9 से 8 यूनिट हो जाएगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा दोनों केसेस में। 8 × 9 72, इज दैट इट सो? तो बी 9 से 8 हो जाएगा, यानी कि बी में 1 का डिक्रीज आएगा, बट किस बेस वैल्यू पे आएगा डिक्रीज आएगा 9 पे, यानी कि बी में कितना चेंज आएगा, -1/9 का, विच इज -11.11% का। इज दैट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। First question is the number which exceeds 16% of it by 42 is what? The number which exceeds 16% of it. So if number is n minus 16% of n is equal to 42. So n is 100% of itself. 100% minus 16% will be 84% of n. And that is equal to 42. 84% is 84 by 100 into n is 42. 42 2s are 84. So 2 by 100 that is 1/50. So n will be equal to 50. n अपना आ गया 50 के बराबर. So answer in this case will be 50. Clear है? ठीक है. ऑप्शन ए. बाकी इतना लिखने की ऐसे जरूरत थी नहीं. 100% में से 16% सब्ट्रैक्ट करो, 84% है. 84% इज इक्वल टू 42, यानी कि 2% इज इक्वल टू 1, और 2% अगर 1 के बराबर है तो 100% इज 50 टाइम्स, यानी कि शुड बी 50. क्लियर है? बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले हम लिखेंगे, उसके बाद में समझेंगे, फिर सीखेंगे, फिर इंप्रूव करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2. अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी बीन गिवन दैट हमें गिवन है कोई नंबर 57% निकालना है हमें. 57% ऑफ 66.67. ठीक है. सो वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू A% ऑफ B इज एज गुड एज B% ऑफ A, बिकॉज अल्टीमेटली क्या करेंगे इसके लिए, व्हाट इज दिस, दिस इज 57 बाई 100 इंटू 66.67. तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते 66.67 डिवाइड बाई 100 इंटू 57? एक ही तो बात है, न्यूमरेटर में दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है. सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 66.67% ऑफ 57, और ये कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होगा, बिकॉज वी नो दिस इज 2/3, तो 2/3 इंटू 57, so 19 into 2, this will become 38. Clear है? So A% of B is always equal to B% of A. So we'll always calculate which one is of them is easier. जो भी आसान होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और मुश्किल वाले को नहीं करेंगे. तो 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2. 15% of 40 कितना होगा? 10% of 40 is 4, 5% of 40 is 2, 4 plus 2 6. तो 6 is greater than 25% of a number by 2. So 6 minus that value is 2. So 25% of that number is equal to 6 minus 2, which is 4. और 25% होता है 1/4, यानी n/4 is equal to 4. So n will be equal to 4 into 4, that is 16. ऑप्शन बी. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What is 10% of 20% of 25% of 100? 10% of 20% of 25% of 100. 25% of 100 is 25. 20% of 25 is 1/5, यानी कि 5, और 10% of 5 is 0.5. ऑप्शन ए. What percent of 1425 is 68.40? What percent of 1425 is 68.40? तो 1425 का 4% कितना होगा? 1% is 14.25, तो 4% will be 14 4 the 56 plus 0.25 into 4, यानी कि 57. 4% is 57, और टोटल हमें चाहिए 68.40, which is 11.40 हाइयर. 4% is 57. नाउ अगर हम इसका और क्या निकाल सकते हैं, 0.5% कितना होगा? 0.5% will be 7.125. तो दिस इज 64.125. अभी भी हमारे पास 4.375 बचा है, रिमेनिंग है, विच विल बी ऑलमोस्ट कितना होगा? ठीक है, दिस विल बी ऑलमोस्ट 0.3%. तो डेफिनेटली आंसर अपना ऑप्शन सी आ जाएगा. हमें एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत तो नहीं है. ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जो दिए हैं उनके हिसाब से हमें क्लोजेस्ट जाना है. दैट इज वाई वी टुक दिस स्टेप. ओके,
डिवाइड करके निकाल लेंगे नहीं इसको, ठीक है, कभी भी इतना एफर्ट नहीं करेंगे, अप्रॉक्सीमेट करके अपने आंसर ऑप्शन तक जाने की कोशिश करेंगे और जो करेक्ट आंसर होगा उसके हिसाब से विल मार्क दैट। अगला क्वेश्चन करते हैं। So you can also connect with me on Telegram at ADITYAKT और you can also join the Telegram group that is CADZAT-MBA। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करना है और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ओके, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, अभी तो ईजी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं पे कोई भी बेसिक से बेसिक डाउट क्यों ना हो, यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, बिकॉज कोई भी डाउट बेसिक नहीं होता है, हर डाउट का कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है और अगर कुछ डाउट पूछते हो तो कई बार बाकी भी बहुत सारे बच्चों का हेल्प होता है उससे। Next question, if an electricity bill is paid before due date, one gets a reduction of 4% on the amount of the bill। तो अगर ड्यू डेट से पहले पे किया तो रिडक्शन मिलता है 4% का, और 4% कितना होगा? 4% विल बी 1/25, यानी कि 25 पे 1 का रिडक्शन मिलेगा। एंड बाई पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ ₹13, रिडक्शन ऑफ ₹13। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा? एज वी डिस्कस्ड कि 4% यानी 1/25, 25 पे 1 का डिस्काउंट मिलेगा, और 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 इज इक्वल टू 13, तो 25 यानी टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ जाएगा? दैट विल बी 25 इंटू 13, सो 250 प्लस 75, 325 रुपीज। दिस इज अमाउंट ऑफ हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑप्शन सी। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ बिल पूछा है, कितना उसने पे किया है ये नहीं पूछा है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पे कितना किया है तो 25 - 1 24 पे करेगा वो, ठीक है। पे 25 नहीं किया उसने, 25 तो बिल था उसका, 25 यूनिट्स बिल है उसका। अमाउंट पेड इज 24 यूनिट्स, सो अमाउंट पेड इज 24 इंटू 13 विच इज 312 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, P scored 30% marks and failed by 30 marks, while Q scored 40% marks and obtained 40 marks more than those required to pass। तो पास परसेंटेज कितना होगा? हमें दोनों साइड के लिए वैल्यूज दी हुई हैं। एक वैल्यू दिया है, लेट अस से पासिंग मार्क्स आर दिस वैल्यू, ठीक है। सो एक साइड में वैल्यू दिया है कि फेल्ड बाय 30 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स कम आए हैं पास परसेंटेज से, और ये तब आए हैं जबकि P ने स्कोर किया 30%। So 30% is 30 less than pass percentage, and Q scored 40% marks. Q scored 40% marks and he obtained 40 marks more than those required to pass. तो टोटल गैप कितना है P और Q के बीच में? 70 मार्क्स का। 30 प्लस 40 70 मार्क्स का है, ठीक है। और एक्चुअल में परसेंटेज में गैप इज 10%, परसेंटेज में गैप इज 10%। क्वेश्चन पूछ रहा है पास परसेंटेज कितना होगा, तो 10% इज इक्वल टू 70 मार्क्स, यानी कि 1% विल बी इक्वल टू 7 मार्क्स, और पास परसेंटेज 30 मार्क्स ज्यादा है, 30% प्लस 30 है, ठीक है। सो 30% प्लस 30 और 1% इज 7, तो 30/7 करोगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 34 एंड, ठीक है, 34 एंड 2/7, एक सेकेंड, 30% प्लस 30/7 विच इज इक्वल टू 34 एंड 2/7%, ठीक है, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Aman got 76% marks and Neha got 480 marks in a test. The maximum marks of the test is equal to the marks obtained by Aman and Neha together। यानी अमन के जितने मार्क्स आए और नेहा के जितने मार्क्स हैं, अगर दोनों अपने मार्क्स को जोड़ लें तो फिर वो टॉप कर जाएंगे, 100% मार्क्स आ जाएंगे उनके। तो अमन के आए हैं 76%, तो नेहा मस्ट हैव गॉट 24% मार्क्स, तभी तो 480 आए हैं। आई मीन तभी तो दोनों का मिला के 100% होगा। 24% इज इक्वल टू 480, सो 1% इज इक्वल टू 20, 1% will be equal to 20, 76% आ जाएगा 76 into 20 which is 1520, 1520 ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ क्लास 60% of the students are from India and 50% of the students are girls. If 30% of the Indian students are girls, then what percentage of foreign students are boys? So 60% of the students are from India. Let us say 100 students are total. So if 100 students are total there, तो 60% are from India, यानी कि इंडिया से कितने होंगे? 60, and foreigner students will be 40 बचे हुए। Then we've been given that 50% of the students are girls, यानी कि out of 100 50 are girls. Okay,
30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो इंडियन स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितनी होंगी 30%, यानी 60 का 30% विच इज 6 into 3 18, बिकॉज 10% इज 6, 30% विल बी 18. सो गर्ल्स 18 है इंडियन स्टूडेंट्स में से, टोटल 50 गर्ल्स हैं, यानी कि 32 गर्ल्स होंगी फॉरेनर स्टूडेंट्स. और अगर 32 गर्ल्स हैं फॉरेनर स्टूडेंट्स में से तो बचे हुए बॉयज होंगे, तो बॉयज विल बी इक्वल टू 40 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 8 बॉयज होंगे फॉरेनर स्टूडेंट्स में से, यानी कि 8/40 इज 1/5 विच इज 20%. सो 20% ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज. ऑप्शन डी. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते थे कि 60% स्टूडेंट्स इंडिया से, यानी 3/5 इंडिया से हैं, 60% इज 3/5, 3/5 इंडियन स्टूडेंट है, तो बचे हुए 2/5 फॉरेनर स्टूडेंट्स होंगे. और 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो यानी कि 60% का 30% कितना है, दैट इज 18%. या फिर 3/5 का 3/10, ठीक है, यानी कि 9/50 ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. ठीक है, कहानी वही हो जाएगी एक्चुअल में, तो ये तरीका ज़्यादा सिंपल है. क्लियर है, समझ गए होगे? ठीक है, तो अदरवाइज क्या है, 2/5 हमारे इंडियन फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, और उसमें पूछा है कि कितने बॉयज़ होंगे. बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ कितने होंगे? ठीक है, तो अगर 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 70% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज़. तो 60% का 70% इज बॉयज़, इजंट इट सो? यानी कि 42% बॉयज़ हो गए, और टोटल 50% बॉयज़ हैं, यानी कि बचे हुए कितने भाई? अब जो बचा हुआ है टोटल का 8%, टोटल का 8%, बट टोटल का 40% हमारा क्या है भाई? टोटल में से 8% आर फॉरेनर बॉयज, और टोटल का 40% है हमारा फॉरेनर स्टूडेंट्स. तो 8/40 दैट इज 2/5, दैट इज सॉरी 8/40 दैट इज 1/5, यानी कि 20% हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? बट वैल्यू मान के ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसे ही करेंगे इसको. 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 8% एंड 12% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ. डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कि निगेटिव में है, ये वैल्यूज कम हो रहा है, तो -8% एंड -12%. तो क्या वैल्यू आएगा सक्सेसिव में? दिस विल बी -8 -12 प्लस -8 इंटू -12 डिवाइड बाई 100. तो दिस इज -20 प्लस 96/100. So this will become -20 plus 0.96, which is -19.04%. 19.04% का डिस्काउंट, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A trader gives successive discounts of 10%, 20% and 10% respectively. The percentage of the original cost price he will recover is equal to what? पहले 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर 20% का, फिर 10% का. 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं. देयर आर 2 ways टू हैंडल दिस क्वेश्चन. एक तो ये है कि 10%, 20% एंड 10%, और ये डिस्काउंट्स है तो ये सारी वैल्यूज नेगेटिव में है. ओके, सो 10% 20% से कितना बनेगा इफेक्टिव डिस्काउंट? -10 -20 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 200/2. अब 200/100 यानी कि प्लस का 2. सो इफेक्टिवली ये डिस्काउंट आ गया -30 + 2 माइनस का 28%. एंड देन दीज 2 डिस्काउंट्स आर सक्सेसिव. ठीक है, तो एक साथ तीनों को हैंडल नहीं कर सकते, और तीनों को हैंडल करोगे कैलकुलेशन अपनी टिपिकल होती है, तो 2 को एक बार में हैंडल करो. ठीक है, तो अगेन -28 -10 प्लस 2.8. सो दिस इज -38 प्लस 2.8, यानी कि -35.2%. तो 35.2% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो कितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा कॉस्ट प्राइस का? तो 100 minus 35.2 will be the amount that he will recover, and that will be equal to 64.8%. 64.8%. ठीक है, क्लियर है? Now you can also think of it that way कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसका लेटेस्ट से 100 था और डिस्काउंट दिया उसने 10% का, पहला डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% और 10% इज इक्वल टू 1/10. तो अगर 1/10 का डिस्काउंट दे रहा है तो 9/10 बचा प्राइस,
ठीक है, पहले डिस्काउंट के बाद सेकंड डिस्काउंट इज 20% विच इज 4/5 यानी कि विच इज 1/5 यानी कि 4/5 अमाउंट रिकवर कर पाएगा उसकी वजह से। और थर्ड फिर से 10% यानी कि 9/10 रिकवर कर पाएगा। तो इफेक्टिवली ये हो गया 100 × 9/10 × 4/5 × 9/10। सो दिस बिकम्स व्हाट, 100 से ये कहानी गई और 9 × 9 81 × 4 दैट इज 324 डिवाइडेड बाई 5 विच बिकम्स 64.8। और क्योंकि 100 से हमने स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली 64.8 ही वो रिकवर कर पाएगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर गेटिंग 2 successive discounts, a trouser with list price of rupees 300 is available at rupees 210. If the second discount is 12.5%, we have to find the first discount. 12.5% is equal to 1/8. 1/8 का डिस्काउंट हुआ है, यानी कि 8 में 1 का डिस्काउंट हुआ है, तो यानी कि 7/8 अमाउंट हुआ, isn't it so? तो 300 से स्टार्ट किया था, पहला डिस्काउंट लेटेस्ट से है x/100, डिस्काउंट के बाद में यानी कि प्राइस जो बचा वो x बचा। ठीक है, तो डिस्काउंट तो 100 - x से निकलेगा और दिस मल्टीप्लाइड बाई 1/8 का डिस्काउंट हुआ है यानी कि 7/8 एंड दिस इज इक्वल टू 210। 7 से यहाँ बचा 30, 30 से यहाँ बचा 10, 0 से क्या आया 0, तो x इज इक्वल टू 80। x 80% आया है यानी कि 20% का डिस्काउंट दिया होगा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, 20% का डिस्काउंट दिया होगा। क्लियर है? एक अप्रोच ये हो सकता है, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि 300 से अमाउंट हमारा हो गया 210, सो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 90 और 90 का रिडक्शन हुआ है 300 पे विच इज इक्वल टू 30%। सो 30% का रिडक्शन हुआ है इफेक्टिवली। ठीक है, और एक परसेंटेज वैल्यू हमें गिवन है, सक्सेसिव चेंजेस है, तो अगर सेकेंड वैल्यू हमारा y है तो 12.5 प्लस y प्लस 12.5 इंटू वाई डिवाइड बाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वल टू 30, इजंट इट सो? ठीक है, तो ये क्या हो गया, y प्लस 12.5/100 कितना है 1/8 यानी कि y इंटू 9/8 एंड दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 12.5 विच इज 17.5। अच्छा, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एक गलती कर दी, निगेटिव है ना। ठीक है, निगेटिव है, ये पंगा कर दिया यहाँ पे। सो दिस वैल्यू 1.25 माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो निगेटिव का थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। सो माइनस 12.5 माइनस वाई और यहाँ पे तो प्लस रहेगा, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव माइनस 30। ठीक है, सो ये वैल्यू माइनस 30 प्लस 12.5 विल बी माइनस 17.5। बट यहाँ पे फर्क क्या आएगा, दिस इज माइनस वाई प्लस वाई बाई 8 यानी कि माइनस ऑफ वाई इंटू 7/8 होगा, 7/8 होगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस हटा दो तो दिस बिकम्स 7y/8 इज इक्वल टू 17.5। 7 से दिस विल बिकम 2.5 and y will become 2.5 into 8 which is 20%। क्लियर है? ओके, ये माइनस साइन वाला चीज़ हमेशा ध्यान रखना है बिकॉज ये गलती होना बहुत कॉमन है और बहुत इजीली हो सकती है गलती। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर चेंज्ड बाई प्लस 20% यानी कि 20% से लेंथ में इंक्रीज आया है और ब्रेड्थ डिक्रीज हुई है 10% से। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? सो अगर इनिशियली लेंथ थी L और ब्रेड्थ थी B तो एरिया हो जाएगा L इंटू बी। बट बाद में क्या हुआ, लेंथ हैज़ बीन इंक्रीज बाई 20%, 20% से इंक्रीज हुई है यानी कि हो गई 1.2 टाइम्स L और ब्रेड्थ हैज़ बीन डिक्रीज बाई 10% तो ब्रेड्थ हो जाएगी 0.9 B। तो दिस बिकम्स 1.2 इंटू 0.9 विच इज 12 9 108 यानी कि 1.08 टाइम्स L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले थी L इंटू बी से चेंज होकर हो गई 1.08 टाइम्स यानी कि 0.08 का इंक्रीज आया है विच इज 8% इक्वल टू 8% बिकॉज 1 में इंक्रीज आया उतना, इजंट इट सो? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए क्लियरली 8%। ठीक है, बट इतना कैलकुलेट करने का हालांकि कैलकुलेशन कुछ था नहीं, बट ऐसे केस में भी हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमें दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग ए एंड बी और ए में कुछ चेंज आ रहा है, परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं या बी में इंक्रीज कर रहे हैं, तो चाहे हम अलग अलग क्वांटिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज करें या सेम क्वांटिटी पे अप्लाई कर दें यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स की तरह लें, सक्सेसिव चेंजेस की तरह लें, तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है बिकॉज इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में ही तो चेंज ला रहे हैं ना, इजंट इट सो? थिंक अबाउट इट कि जब लेंथ हमारा 20% से इंक्रीज करेगा तो क्या प्रोडक्ट हमारा जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या वो 20% इंक्रीज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, इजंट इट सो? जब ब्रेड्थ हमारा 10% से डिक्रीज करेगा तो क्या हमारा प्रोडक्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10% से डिक्रीज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा,
बिल्कुल करेगा। तो इफेक्टिवली दोनों चेंजेस को प्रोडक्ट पे देखो कि परसेंटेज चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, एक की वजह से और दूसरे की वजह से, तो यानी कि सक्सेसिव चेंजेस हैं, तो +20 -10 -200/100, तो दिस विल बिकम +10 -2, यानी कि 8% का इंक्रीज आएगा इफेक्टिवली। क्लियर? ठीक है, ओके। Next question. A number is increased by 20% and then again by 20%. So by what percent should the increased number be reduced so as to get back to the original number? वापस ओरिजिनल नंबर अगर हमको चाहिए तो कितना रिडक्शन करना पड़ेगा? सो पहले 20% इंक्रीज किया, फिर 20% इंक्रीज किया, यानी कि इफेक्टिवली इंक्रीज कितना हो गया? अगर लेट अस से हमारा नंबर 100 था, तो आफ्टर फर्स्ट इंक्रीज दिस विल बिकम 120, अगेन इंक्रीजिंग बाई 20%, तो ये 20% 120 का कितना होगा? 24, 144 हो जाएगा। अब 100 से 144 पे गए, वापस 144 से 100 पे जाना है, यानी कि 44 का रिडक्शन करना है, बट रिडक्शन कर रहे हैं 144 पे। परसेंटेज में आएगा ये 44/144 इंटू 100 इंटू 100, सो दिस बिकम्स 11/36, 1100/36। अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, तो दिस बिकम्स 11 इंटू 25 डिवाइड बाई 9, 275/9, सो दिस इज 30 एंड 5/9%। क्लियर है? ऑप्शन 2, ठीक है, ओके। या फिर ऐसे सोच सकते थे कि नंबर को इंक्रीज किया 20% से, यानी कि नंबर बन जाएगा अपना 6/5, अपना 6/5 बन जाएगा, देन अगेन इंक्रीजिंग बाई 20%, 6/5 और बन जाएगा, ठीक है। 6/5 इंटू 6/5, यानी कि इफेक्टिव हो गया है 36/25। अब अगर हमें वापस से उसी नंबर पे जाना है, सो वी मस्ट मल्टीप्लाई दिस बाई 25/36, 25/36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ओरिजिनल नंबर पे आएगा, यानी कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा इफेक्टिवली? 25/36 से मल्टीप्लाई करें, 36 में 11 का डिक्रीज कर रहे हैं, सो परसेंटेज आएगा 1100/36। तो ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, क्लियर? As a result of a 25% increase in the price of rice per kilograms, a person is able to purchase 6 kilograms less rice for rupees 1200. So what was the original price of rice per kilograms? 25% का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ऑफ 25%, यानी कि 1/4 का इंक्रीज हुआ है प्राइस में। तो प्राइस हमारा हो गया है इफेक्टिवली 4 से 5, प्राइस हो गया 4 से 5, और क्योंकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, यानी कि जो कंजम्पशन है रिड्यूस हुआ होगा, 5 से 4 हो गया होगा, 1 यूनिट का रिडक्शन आया होगा, और क्वेश्चन वही तो बता रहा है कि 6 किलोग्राम्स लेसर राइस अब परचेज कर पा रहा है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 kg, 6 kg। तो पहले कितना परचेज कर रहा होगा? 5 यूनिट, यानी कि 5 इंटू 6 30 किलोग्राम्स, 30 किलोग्राम्स परचेज कर रहा होगा, और कितने में परचेज कर रहा था? 1200 रुपीज़ में। तो अगर 30 kg परचेज कर रहा है 1200 में, तो 1 kg का प्राइस आ जाएगा 1200/30, विच इज 40 रुपीज़। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि पहले वाला प्राइस पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। अगर बाद वाला प्राइस पूछता है तो फिर हमें क्या कहानी करनी पड़ती? फिर हमको बाद वाले से निकालना पड़ता कि 4 यूनिट हो जाएगा 24 kg, बाद वाला प्राइस 50 रुपीज़ आता। क्लियर है? ठीक है, तो ये लास्ट लाइन पढ़ना इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओरिजिनल प्राइस पूछा है, बाद वाला प्राइस पूछा है, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं निकाल के आंसर करना है। इफ द प्राइस ऑफ टी गोज अप बाई 33 एंड 1/3%, यानी कि 1/3 से इंक्रीज कर रहा है, प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीजिंग बाई 1/3, 3 में 1 का इंक्रीज आ रहा है, यानी कि प्राइस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 4, 3 to 4 हो रहा है। But what should be the percentage by which its consumption must be reduced so that the expenditure on it remains unchanged? Expenditure constant है, यानी कि जो हमारा consumption है that should be reduced from 4 to 3, 4 से 3 का रिडक्शन होगा, और यानी कि 1 का रिडक्शन होगा किस में? 4 में, 4 में 1 का रिडक्शन कर रहे हैं, 4 में 1 का रिडक्शन कर रहे हैं, सो परसेंटेज में आ जाएगा 1/4 का रिडक्शन, यानी कि 25% का रिडक्शन। ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख के बस हर बार समझना है। याद नहीं रखना है कि 33 एंड 1/3% का जब इंक्रीज आएगा तो डिक्रीज करना पड़ेगा 25% का, नहीं, डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, डज नॉट मेक सेंस। हाँ, ये ज़रूर है कि पैटर्न तुम्हें समझ में आने लग जाता है कि जब 1/3 का हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर 1/4 का डिक्रीज करेंगे, बिकॉज बेस वैल्यू हमारा क्या है? चेंज हो गया ना, 3 से 4 पे हो गया, तो 4 जो बेस है हमारा 4 हो गया, भाई ये बेस वैल्यू ही तो है, दिस इज बेस वैल्यू ओनली, है कि नहीं? तो जब 3 में तुमने 1 इंक्रीज किया तो बेस क्या हो जाएगा? 3 + 1, बेस हो जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? तो अगर हम 1/n का इंक्रीज कर रहे हैं
तो इफेक्टिवली जब डिक्रीज करेंगे तो किसका करेंगे, अब बेस हमारा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, तो 1/n+1 का डिक्रीज करेंगे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, और जब ये बात समझ लोगे तो एक्चुअल में 1/n वाली बात ही नहीं है। फिर तो अगर मान लो कि तुम 2/n का भी इंक्रीज कर रहे हो, तो हमें पता है कि अब बेस कितना हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा n/2, सॉरी n+2, n+2 हो जाएगा। और डिक्रीज कितने करोगे, जब तुमने इंक्रीज 2 का किया है तो डिक्रीज भी तो 2 का ही करोगे, तो 2/n+2। ठीक है, तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, बट तुम बेसिक बात समझ जाओ कि बेस में चेंज आता है हमेशा, और उसकी वजह से परसेंटेज बदलता है। तो कहानी आसान है फिर परसेंटेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाई 2.5%, 2.5% इज वॉट, 2.5% इज 1/40, 1/40 से प्राइस फॉल कर रहा है, एंड अ पर्सन इज एबल टू बाई 9 किलोग्राम मोर राइस फॉर ₹1260 than before. If the price had risen by 12.5%, then how much rice would he have bought for the same sum? सम तो सेम है, और हमें एक्चुअल में सम निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम में खेलना है। ठीक है, तो 1260 का यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, कितना भी अमाउंट होता है ये हमें पता है। पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में प्राइस इज फॉलिंग बाई 1/40, यानी कि प्राइस हमारा 40 से 39 हो रहा है। अगर प्राइस 40 से 39 हो रहा है तो कंजम्पशन जो हमारा है वो 39 से 40 हो रहा होगा, 1 यूनिट का इंक्रीज आ रहा होगा, और ये इंक्रीज कितना है, 9 kg के बराबर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 किलोग्राम्स। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन फिर कह रहा है हमारा, इफ द प्राइस हैड राइजन बाई 12.5% विच इज इक्वल टू 1/8, दिस इज इक्वल टू 1/8, 1/8 से इंक्रीज कर रहा हो अगर प्राइस। ठीक है, और प्राइस हमारा क्या है 40 से, ओरिजिनल की बात कर रहा है। देखो दोनों केसेस में इफ है, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हो। देखो जब भी इफ लिखा हुआ है तो सिर्फ वो कंसिडर करने की बात कर रहा है, प्राइस बढ़ा या गिरा नहीं है। वो कह रहा है सोचो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अगर डिक्रीज करता तो पर्सन ज्यादा परचेज करता, पर प्राइस डिक्रीज किया नहीं है एक्चुअल में। तो जब सेकंड लाइन कहती है कि इफ द प्राइस हैड राइजन बाई, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट की, ओरिजिनल प्राइस की। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो कि 40 यूनिट्स हमने माना हुआ था, तो 40 यूनिट्स पे ही चेंज करेंगे, 39 पे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इफ की बात है, अगर ऐसा होता, हुआ नहीं है। ठीक है, सो अगर 39 40 पे हमारा, सॉरी 40 पे अगर हमारा 12.5% यानी 1/8 का चेंज आए, तो 1/8 का मतलब 8 पे 1 का चेंज आना चाहिए, और हमारा क्योंकि प्राइस हमने 40 माना है तो 40 पे चेंज कितने का आएगा, 8 पे 1 का आ रहा है, 40 पे आएगा 5 का चेंज, यानी 40 + 5 हो जाए। तो अगर हमारा प्राइस 45 हो जाएगा, 40 से 45 हो जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है कि प्राइस अगर 40 से 45 हो रहा है, प्राइस 40 से 45 हो रहा है, तो कंजम्पशन हमारा क्या होगा, कंजम्पशन हमारा 45 से 40 होगा, 45 से 40 होगा, isn't it so? ठीक है, और इनिशियल कंजम्पशन हमारा है कितना, 39 यूनिट्स है, और 1 यूनिट है 9 के बराबर, यानी कि कंजम्पशन है हमारा 39 × 9, और करना है अब उसको 40/45, क्योंकि 45 से 40 हो रहा है, यानी कि 40/45 करेंगे इस वैल्यू का। इज इट क्लियर? इतना राइस वो परचेज कर पाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस विल बिकम, 9 से कैंसिल आउट किया, 5 बचा, 5 से किया 8, 39 × 8, 40 × 8 320 -8, यानी कि 312। मल्टीप्लिकेशन में भी हमेशा ध्यान देना, बार बार मैं इसलिए भी बताता हूँ। ठीक है, 39 × 8 करना है, तो 39 × 8 कैसे करोगे, 40 × 8 करोगे और फिर -8 करोगे, 39 को 8 में मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाओगे। ठीक है, या फिर 30 × 8 + 9 × 8 भी कर सकते हो, कि 240 + 72, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। टॉम्स सैलरी इज 150% ऑफ जॉन्स सैलरी। 150% कितना है, 50% होता है 1/2, 150% इज 3/2, मतलब 1 + 1/2 यानी 3/2। तो टॉम की सैलरी जॉन की सैलरी की 150% यानी कि 3/2 है, 3/2 है। बेस क्या है, बेस क्या है, बेस 2 है, और बेस किसकी सैलरी है, जॉन की सैलरी है, क्योंकि टॉम की सैलरी 150% है ना। ठीक है, तो बेस जॉन की सैलरी है, यानी जॉन की सैलरी अगर 2 यूनिट्स है तो टॉम की सैलरी 3 यूनिट्स होगी। जॉन सैलरी इज 80% ऑफ स्टीव सैलरी, 80% यानी 4/5। बेस क्या है, बेस है 5, और बेस किसकी सैलरी है, बेस है स्टीव की सैलरी, यानी स्टीव की सैलरी अगर 5 है तो जॉन की सैलरी 4 होगी। अब पहले केस में जॉन की सैलरी 2 मानी है, दूसरे में 4 मानी है, तो दोनों को सेम करेंगे, जॉन की सैलरी दोनों केस में सेम करेंगे तभी तो कंपेयर हो पाएगा। ठीक है, तो टॉम, जॉन, स्टीव, जॉन की सैलरी होगी 4, यानी कि पहले वाले केस में मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो टॉम की सैलरी हो जाएगी 6,
और स्टीव की है 5, 6:4:5, दिस इज द रेशियो। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टीव सैलरी टू जॉन सैलरी। स्टीव इज टू जॉन पूछ रहा है, स्टीव इज टू टॉम पूछ रहा है, टॉम इज टू स्टीव नहीं पूछ रहा है, तो पहले स्टीव आएगा यानी 5 आएगा, फिर 6 आएगा। आंसर होगा 5:6, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सवाल है बट कंफ्यूज होते हो, गलत करते हो। ठीक है, तो वो गलतियां हमें अवॉइड करनी है, अपनी सीखना है, उनसे आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम। अपनी इनकम का 50% अमन इज स्पेंडिंग। इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड एक्सपेंस इंक्रीजेस बाय 10%, तो सेविंग्स में क्या इंक्रीज आएगा? सो इनकम लेट अस से इज 100 और स्पेंड करता है 50%, यानी एक्सपेंडिचर विल बी 50, और अगर एक्सपेंडिचर 50 है तो बचा क्या? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, बट उसकी इनकम इंक्रीज करी 20% से, यानी कि नाउ द न्यू इनकम इज 120 एंड एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग बाई 10%, तो न्यू एक्सपेंस इज 55, 50 प्लस 5 55, 120 माइनस 55 विल बी 65, तो जो उसका सेविंग्स है दैट इज इंक्रीजिंग बाई 15 यूनिट्स। और बेस क्या है? बेस है 50, 50 पे 15 का इंक्रीज आ रहा है, यानी कि कितना इंक्रीज आया है? 15 बाई 50 इंटू 100 विच इज 30%, 30%, ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a telecom service operator announced that between 8 p.m. and 8 a.m. all outgoing calls and text messages shall be charged at the rate 50% of the charge rate as applicable from 8 a.m. to 8 p.m. यानी कि 50% चार्ज रेट हो जाएगा फ्रॉम 8 p.m. to 8 a.m. नाइट के टाइम पे। आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट माई बिल रिड्यूस्ड बाई 20%, 20% से बिल रिड्यूस्ड हो गया। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ माई कॉल्स एंड SMS ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम? डे और नाइट का रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या होगा? नाउ थिंक अबाउट इट, 50% का रिडक्शन आएगा नाइट के चार्जेस पे, 50% यानी कि 1/2, यानी कि अगर पहले चार्ज 2 रुपये था तो अब 1 रुपये का रिडक्शन आएगा, तो अब चार्ज हो जाएगा 1 रुपये। इज इट क्लियर? पहले अगर 2 रुपीज़ चार्ज था तो अब 1 रुपये का रिडक्शन आएगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा 1 रुपीज़। और इफेक्टिवली रिडक्शन आया कितने का है? रिडक्शन आया है 20% का, 20% का रिडक्शन आया है, यानी कि 1 यूनिट का जो रिडक्शन आया है दैट इज इक्वल टू 20%, और 20% होता है 1/5, यानी कि 5 अगर हमारा इनिशियल बिल था, या मान लो कि 100 इनिशियल बिल था, ठीक है, 100 अगर इनिशियल बिल था तो 100 में 20 का रिडक्शन आया है, यानी कि अब जो बिल है दैट इज 80 रुपीज़, दैट इज 80 रुपीज़। और रिडक्शन किसकी वजह से आया है? नाइट में जो कॉलिंग करते थे या मैसेजेस करते थे उसका जो चार्ज था उसकी वजह से रिडक्शन आया है। तो ये जो 20 का रिडक्शन आया है नाइट की कॉलिंग की वजह से। और रिडक्शन हमने किया है 50% का, 1/2 का, यानी कि 2 में 1 का रिडक्शन आया है, तो 1 की वैल्यू कितना है? 1 इज इक्वल टू 20, तो 2 मस्ट बी इक्वल टू 40, 2 मस्ट बी इक्वल टू 40, यानी कि नाइट का जो चार्जेस था दैट वाज अर्लियर इक्वल टू 40, नाउ इट इज इक्वल टू 20। डे का चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू 60, वो तो अभी भी 60 है, वो तो अभी भी 60 है। तो रेशियो क्या होगा? कॉल्स और SMS का ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, वो रेशियो हम यहाँ से निकालेंगे ओरिजिनल वैल्यू से, क्योंकि इस केस से इसलिए नहीं निकालेंगे बिकॉज यहाँ पे तो हमारा चार्ज कम हो रहा है ना, चार्ज कम हो रहा है तो कंजम्पशन हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे? यहाँ पे नाइट और डे का चार्जेस सेम है पहले वाले केस में, तो यहाँ पे क्या कंजम्पशन आ रहा है? डे में 60 रुपीज़ का खर्चा है और नाइट में 40 रुपीज़ का खर्चा है, यानी कि 3:2 का रेशियो है डे और नाइट का। ऑप्शन सी आएगा आंसर। क्लियर है? गलती से भी 3:1 नहीं मार्क कर देना है। क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? बेसिक सवाल है बट अच्छा सवाल है। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश फ्रॉम फार्म वाटरमेलन कंटेन्स 99% वाटर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही समझ वाला सवाल है। ठीक है, इसको पहले खुद से करने की कोशिश करो। फ्रेश फ्रॉम फार्म वाटरमेलन कंटेन्स, यानी कि बिल्कुल फ्रेश जो वाटरमेलन हैं उनमें 99% वाटर होता है। ठीक है, 99% वाटर होता है, बट स्टोरेज वाटरमेलन जो होते हैं दे कंटेन 98% वाटर, they contain 98% water. So how much storage watermelon can be obtained from 100 kilograms of fresh farm watermelons? So 100 kg से कितना हम स्टोरेज वाटरमेलन ऑब्टेन कर सकते हैं? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। अब देखो, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि जब भी चीज़ें बदल रही हो तो बदलते हुए ज़माने में उन चीज़ों को पकड़ के चलना चाहिए जो कि कांस्टेंट हो, है कि नहीं? जिंदगी में सहारा उन चीज़ों का लेना चाहिए जो कि कांस्टेंट हो, जो कि बदलेंगी नहीं, बदले दुनिया सारी पर जो नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो क्या कांस्टेंट होगा यहाँ पे? थिंक अबाउट इट। पहले वाले केस में हमारा जो वाटरमेलन है उसमें मेजर चंक तो वाटर है, 99% तो वाटर है।
और जो सेकेंड वाला केस है वहां पे 98% वाटर है स्टोरेज वाटरमेलन में, यानी कि थोड़ा वाटर ड्राई आउट हो गया। पर क्या चीज़ है जो नहीं बदली, क्या चीज़ है जो कि नहीं बदली, जो नहीं बदला वो क्या है, वो पल्प है। पल्प वाटर के अलावा वाला जो पोर्शन है फ्रूट में वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो दोनों केस में सेम होना चाहिए कि बदलेगा। थिंक अबाउट इट भाई, पानी सूखेगा पल्प थोड़ी बदलेगा, तो पल्प तो नहीं बदल रहा। तो पल्प को ही हम कंपेयर कराएंगे दोनों केसेस में। अगर 99% वाटर है यानी कि 1% है पल्प इनिशियल केस में, और अगर 98% वाटर है फाइनली स्टोरेज वाटरमेलन में 2% पल्प होगा। तो 1% पल्प है कितने में, 100 किलोग्राम में, 100 केजी में, 100 केजी में। और दूसरे वाले केस में 2% पल्प हो जा रहा है, लेटेस्ट से डब्ल्यू केजी में, डब्ल्यू केजी में, डब्ल्यू किलोग्राम में। और ये पल्प तो इक्वल होना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल। तो 1% ऑफ 100 केजी इज 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम इज 2% यानी कि 1/50 या 2/100। तो डब्ल्यू 2W/100 इज इक्वल टू 1 केजी, तो डब्ल्यू आ जाएगा 50 किलोग्राम्स, 50 किलोग्राम्स। नाउ दिस सीम्स सो मच काउंटर इंट्यूटिव कि सिर्फ 1% का रिडक्शन आया है पानी में, पर हमारा वेट कितना रिड्यूस हो गया है, 50 किलोग्राम्स। थिंक अबाउट इट कि 1% का रिडक्शन आया है वाटर के कंटेंट में, बट एक्चुअल में जो वेट है वो जस्ट हाफ हो गया है। और वो इसलिए हाफ हुआ है क्योंकि वाटर के परसेंटेज के हिसाब से कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, वाटर तो बदल रहा है, बदल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या चीज़ है जो कि नहीं बदल रही, दैट इज पल्प। पल्प 1% से 2% हो गया है, डबल हो गया है, डबल हो गया है, ठीक है। जबकि पल्प चेंज नहीं हुआ है, परसेंटेज में डबल हुआ है, बिकॉज वेट रिड्यूस हो गया है, वेट कम हो गया है, और इसकी वजह से 99 से 98 हुआ है वाटर। इज इट क्लियर? वाटर का कंटेंट तो ऑलमोस्ट आधा चला गया भाई, 50 केजी क्या गया है, 50 केजी टोटल 100 केजी में से वाटर ही तो गया है, तो वाटर तो इतना सारा चला गया, बट स्टिल परसेंटेज में बहुत ज़्यादा रिडक्शन वाटर में नहीं आया है, बिकॉज वाटर बहुत ज़्यादा था, पल्प बहुत थोड़ा था। बट क्योंकि वाटर इतना सारा चला गया तो पल्प अब 1% से 2% डबल हो गया, ठीक है। और वो इसलिए डबल हुआ क्योंकि टोटल वेट हमारा हाफ हो गया, टोटल वेट हाफ हो गया। तो ऐसे किसी भी केस में क्या करना है, देखो पहले केस में हमारा 1% था पल्प, यानी कि पल्प हमारा 1% से 2% हो गया है, 1 से 2 पे गया है, यानी कि जो टोटल, ये पल्प की कहानी है, 1% से 2% पे गया है, तो जो टोटल वेट है वो 2 से 1 हो गया होगा, 2 से 1 हो गया होगा। और 2 की वैल्यू गिवन है हमें 100 किलोग्राम्स, तो 1 मस्ट बी इक्वल टू 50, 1 मस्ट बी इक्वल टू 50। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। नेक्स्ट इज फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर, 68% वाटर है फ्रेश फ्रूट में, एंड ड्राई फ्रूट में कंटेन करता है 20% वाटर। तो हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स? पॉज करके खुद से जरूर सॉल्व करना है पहले, ठीक है। अगेन वाटर में हम कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि वाटर बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा, पल्प नहीं बदलेगा। तो पहले वाले केस में पल्प कितना है, फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है, फ्रेश फ्रूट में पल्प है 68% वाटर, यानी कि 32% इज पल्प। जबकि ड्राई फ्रूट में 20% वाटर यानी कि 80% इज पल्प, 80% इज पल्प। तो यानी कि पल्प हमारा 32 से हो जा रहा है 80, 32 से 80 हो जा रहा है, या फिर एक तरह से 2 से 5 हो जा रहा है रेशियो में, ठीक है ना। 16 से काटोगे 2 और 5, तो 2 से 5 हो जा रहा है। तो अगर पल्प हमारा 2 से 5 यूनिट हो जा रहा है परसेंटेज में, यानी कि टोटल वेट जो हमारा है वो 5 से 2 हो रहा होगा। फ्रेश फ्रूट का अगर 5 kg वेट है तो 2 kg वेट बचेगा ड्राई फ्रूट का, और 5 kg की वैल्यू हमें गिवन है, 5 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन, दैट इज 100 किलोग्राम्स, विच इज 5 इंटू 20, 1 यूनिट इज 20, तो 2 यूनिट हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40 kg। तो ड्राई फ्रूट हमारा 40 किलोग्राम्स रहा होगा, ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ एन ऑरेंज। प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ एन ऑरेंज। एप्पल का प्राइस इज 2 टाइम्स दैट ऑफ एन ऑरेंज, यानी कि अगर ऑरेंज का प्राइस 1 रुपी होगा तो एप्पल का होगा 2 रुपीज, रेशियो में बात कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ए बनाना। तो प्राइस ऑफ ए ऑरेंज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ए बनाना। तो अगर बनाना का प्राइस 1 रुपी होगा तो ऑरेंज का होगा 3 टाइम्स। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ रेशियो। इफ द प्राइस ऑफ एन एप्पल इंक्रीजेज बाई 10%, ओके, इससे पहले तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, एप्पल, ऑरेंज और बनाना का। सबसे कम प्राइस किसका है, बनाना का। तो बनाना का अगर 1 यूनिट है, ऑरेंज का मस्ट बी 3 यूनिट्स, और ऑरेंज और एप्पल का है 2:1, यानी कि एप्पल का जस्ट डबल होगा 6 यूनिट्स। तो दीज आर द प्राइस वैल्यूज। नाउ द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज इंक्रीज्ड बाई 10%, यानी कि नया प्राइस क्या हो जाएगा 6.6। प्राइस ऑफ ऑरेंज इज इंक्रीज बाई 30%, यानी कि 3.9 हो जाएगा। 3 में
0.9 का इंक्रीज आएगा। प्राइस ऑफ बनाना इज इंक्रीज बाई 20%, 20% होगा 0.2 यानी कि 1.2 हो जाएगा प्राइस ऑफ अ बनाना। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, 20 ऑरेंजेस एंड 20 बनानास। इफेक्टिवली क्या है, 20 तो बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है 1 एप्पल प्लस 1 ऑरेंज प्लस 1 बनाना। तो अगर 1 एप्पल प्लस 1 ऑरेंज प्लस 1 बनाना में हम प्राइस का इंक्रीज निकाल लें तो 20 अभी वही सेम ही होगा, इजंट इट सो? 20 से मल्टीप्लाई करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 20 सब में आ रहा है। अगर जस्ट इन केस होता 20 एप्पल्स, 19 ऑरेंजेस और 20 बनानास, तब फिर हमको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ता। बट 20 सब में कॉमन आ रहा है इसलिए नहीं करना है, ठीक है? ध्यान रखना कि अगर 20 एप्पल्स और 19 ऑरेंजेस और 20 बनानास होता तो फिर हमें प्रॉपर 20, 19 सबके लिए निकालना पड़ता है क्योंकि सब में डिफरेंट होता है, फिर 20 में कॉमन नहीं ले पाते। यहाँ तो कॉमन आ गया ना, तो 1 एप्पल, 1 ऑरेंज और 1 बनाना का हम इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस निकाल लेते हैं, उससे हमें इंक्रीज पता चल जाएगा। इनिशियल प्राइस हमें पता है 6 + 3 + 1 दैट इज 10 यूनिट्स। एक्चुअल प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दिया भी नहीं है, ठीक है, 10 यूनिट्स है। और फाइनली हो जाएगा, दिया भी होता तो भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रेशियो ही इंपॉर्टेंट है। 6.6 + 3.9 विल बी 6.5 + 4 दैट इज 10.5 + 1.2 यानी कि 11.7। तो 10 से हमारा प्राइस हो जा रहा है 11.7 यानी कि 1.7 का चेंज आ रहा है 10 पे, तो 100 में चेंज आएगा 17 का, यानी 17% का इंक्रीज होगा। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 years ago, the population of a town was 1 lakh. If the annual increase during 3 successive years was at the rate of 4%, 2%, and 2% per annum respectively, find the approximate percentage population. Approximate percentage population. अब क्योंकि हमें पता है कि पॉपुलेशन में जो इंक्रीज होता है दैट इज लाइक कंपाउंडिंग, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीजेज हो रहे हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट जो सम होगा वो तो आंसर पक्का नहीं होगा, ठीक है? यानी कि 4 + 2 + 2 8% से ज्यादा वैल्यू आएगा हमारा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो 8% से ज्यादा का इंक्रीज होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर 8% का इंक्रीज जिस भी ऑप्शन होगा वो तो आंसर नहीं होगा। 1 लाख है तो 1,08,000 शुड नॉट बी द आंसर, ये तो नहीं होगा पक्का। अब इन बाकी केसेस में से सोचना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है? 4%, 2%, 2% सक्सेसिव इंक्रीज है, पहले दो को ले लो, किसी भी दो को ले लो, ठीक है? तो लेट अस से हमने 2% और 2% को ले लिया, 2% एंड 2% का सक्सेसिव इंक्रीज से क्या फर्क पड़ेगा? 2 + 2 + 2 × 2 यानी कि 4/100, तो दिस बिकम्स 4.04%। तो एक वैल्यू अब आ गई 4% और एक है 4.04%, दोनों मिला के आ जाएगा 4 + 4.04 + 4 × 4.04 डिवाइड बाई 100। तो दिस इज 8.04 प्लस 4 × 4 16.64 आ रहा है, 16.64 आ रहा है, तो दिस इज 0.1664 यानी कि 8.2064%। तो दिस इज वेरी क्लोज टू 8%, ठीक है? किया इसलिए है ताकि तुमको समझ में आए, अदरवाइज क्लियरली जब भी हमें इतने छोटे छोटे परसेंटेज दिए हैं तो बहुत छोटा सा इंक्रीज आएगा, 8%, 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है? डेफिनेटली 10% या 12% तो नहीं होगा, जो कि पहला ऑप्शन है हमारा 10.1% का इंक्रीज है, सेकंड में 12.3% का इंक्रीज है, तो ये तो आंसर नहीं होंगे अपने, आंसर तो सी ही हो सकता है। क्लियर है? ओके, अब तो निकाल भी लिया हमने, सॉल्व भी कर लिया, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज पॉपुलेशन हमारी ये आ जाएगी, ठीक है? परसेंटेज पॉपुलेशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पॉपुलेशन तो टोटल दी हुई है, ठीक है? आई गेस ये गड़बड़ है, दिया हुआ परसेंटेज थोड़ी है, ओके? तो अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन हमारी आ जाएगी 1,08,202 मेंशन है यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? नेक्स्ट इज इफ द टैक्स इज चार्ज्ड at 22% on the first rupees 5,50,000 and 35% on the all income in excess of rupees 5,50,000, तो how much tax is charged on an income of rupees 8 lakhs? टोटल 8 lakhs पे कितना टैक्स चार्ज होगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, ठीक है? जबकि इनिशियल 5,50,000 पे 22% हो रहा है, तो 5,50,000 पे कितना चार्ज होने वाला है? 20% कितना होगा? 20% इज 1/5, 22% क्या है? 20% + 2%, 20% निकाल लो, डिवाइड बाई 10 कर दो, 20% आ जाएगा 1/5 यानी कि 1,10,000 और 2% आ जाएगा 11,000 यानी कि 1,21,000। ये तो आ गया इनिशियल 5,50,000 पे, टोटल 8 लाख है, यानी कि बचा कितना? 8 लाख माइनस 5.5 लाख, दैट इज 2.5 लैक्स। और उसका कितना चार्ज है? उस पर चार्ज होगा 35%, 35% चार्ज होगा, इजंट इट सो? ठीक है, 35% चार्ज होगा। और 2.5 लाख पे 30% कितना होगा? 30% हो गया इसका 0.75 लैक्स यानी कि 75,000 और 10% होगा 25,000, तो 5% आ जाएगा हमारा 12,500। सो आ गया 87,500 फॉर ऑन द एडिशनल सैलरी, एडिशनल इनकम। टोटल टैक्स आ गया 1,21,000 + 87,500 यानी कि कितना हो गया
2,08,500, ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके। बट ऑप्शंस हमें इतना दूर दूर दिए थे यहाँ पे कि ऐसे भी हम सोच सकते थे कि हमारा जो रेंज आएगा टैक्स का क्या होगा। 22% चार्ज हो रहा है इनिशियल 5,50,000 पे, और फिर 35% चार्ज हो रहा है उससे ऊपर, यानी 22% तो पूरे पे चार्ज हो रहा है, 22% तो पूरी इनकम पे चार्ज हो रहा है, 13% चार्ज हो रहा है जो एडिशनल इनकम है 5,50,000 के ऊपर। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि 20% तो पूरे पे चार्ज हो रहा है, 22% सॉरी, 22% तो पूरे पे चार्ज हो रहा है, और 5,50,000 के ऊपर की जो इनकम है वहां पे हमारा 13% एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 8 लाख के 22% से तो ज्यादा ही होगा, 8 लाख के 22% से ज्यादा ही होगा। 8 लाख का 22% कितना होगा? 8 लाख का 20% है 1,60,000 प्लस 16,000, यानी कि 1,76,000 से तो डेफिनेटली आंसर अपना ज्यादा आने वाला है, डेफिनेटली ज्यादा आने वाला है कि नहीं? और साथ में किससे कम आने वाला है? जो 35% होगा 8 लाख का, यानी कि 2,40,000 प्लस 40,000, 2,80,000 से छोटा आंसर होगा। और हमारे जो भी ऑप्शन है सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो बीच में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी। एक सेकेंड, ऑप्शन ए भी तो आ रहा है, ₹2,00,000, हाँ ये भी आ रहा है, बट ये 25% है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अपन क्लियरली ही फिर पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ए भी आ रहा है 2 लाख पे। ठीक है, वो ऑब्जर्व नहीं किया था मैंने। डेफिनेटली बी या सी तो आंसर नहीं होगा। ओके, सो 1,67,000 तो आ ही गया, प्लस 13% किसका होगा? 13% ऑफ 8 लाख माइनस 5.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख का 13%, 10% होगा 25,000 और 3% होगा 7,500, सो 32,500 ऐड कर देंगे, आंसर हमारा वही आएगा जो पहले आया था। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, और दोनों में से उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो। कई बार होता है कि कैलकुलेशन हमारा पार्ट्स में मुश्किल होगा, बट जब थोड़ा सा हम उसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे अपने लिए तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि एक सेकेंड, अब क्वेश्चन तो कोई नहीं है, हाँ तो पहले एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कंक्लूड करते हैं। ठीक है, कि लेट अस से हमें कैलकुलेट करना है 12.5%, वैसे तो एग्जैक्ट इजी परसेंटेज लिया है बट बात समझ जाओगे। 12.5% ऑफ 800 कैलकुलेट करना है, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस वी कैन कैलकुलेट 25% ऑफ 400। ठीक है, ये ज़्यादा आसान होगा, स्पेशली डीआई के क्वेश्चंस में ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेंगी। जब डीआई में क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी इन चीज़ों को बार बार समझेंगे कि कई बार ये इस कैलकुलेशन से ये वाला कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगा। हालांकि ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, बट कई बार फॉर एग्जाम्पल की हमारे लिए वैल्यू दिया 35% ऑफ 640, तो इंस्टेड ऑफ 35% निकालने के हम 640 को हाफ कर दें और 35% को डबल कर दें, तो 70% ऑफ 320। स्लाइटली ईजी है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा ऐसे। ठीक है, लिखना पड़ेगा 35% के लिए, और 70% ऑफ 320 के लिए लिखने की इतनी जरूरत नहीं होगी। 70% कितना आएगा? 7 इंटू 3 210 हो गया, और 7 इंटू 14 224 आ गया, 224 आ गया। बट यही चीज़ यहाँ पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, बाकी डीआई में जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार रिवाइज हो ही जाएंगी ये सब चीज़ें। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया है कंटेंट, सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना है, और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, एंड द टेलीग्राम group is CAT@MBA. You can also connect with me on Telegram at ADITYAKT, or also can email me as well. That's all for this session. Bye bye. Take care.